तिलक नगर राज्य के महल में युवराज तिलक वर्मा का राज तिलक हो रहा था। तिलक वर्मा अब इस राज्य के नए राजा बनने जा रहे थे। हालांकि इस शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के उत्सव का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके पिता राजा अशोक वर्मा की मृत्यु हो गई थी। राजा अशोक वर्मा की मृत्यु कैसे हुई, यह किसी को पता नहीं था। वे मात्र 52 वर्ष के थे और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देते थे। इसलिए अचानक हुई उनकी मृत्यु ने सभी को हैरान कर दिया था। महारानी को इस घटना के पीछे किसी षड्यंत्र का संदेह था, लेकिन यह किसने और क्यों किया, यह स्पष्ट नहीं था। राजा अशोक वर्मा के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन मंत्री सूरजमल उनका सबसे खास और विश्वास पात्र था। राजा उसे अपना दाहिना हाथ मानते थे और उनके निधन से वह अत्यंत दुखी था। अब जब तिलक वर्मा ने राजगद्दी संभाल ली तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का स्वाभाविक मान लिया और राजकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया। स्वर्गीय राजा ने अपने पुत्र तिलक वर्मा का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी जोधा से तय किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह विवाह अधर में लटक गया था। राजपुरोहित इसे अपशकुन मान रहे थे। महारानी इस विवाह को तोड़ देना चाहती थी और मंत्री सूरजमल भी इसके विरुद्ध था। मगर इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए राजा तिलक वर्मा ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और राजकुमारी जोधा से विवाह कर लिया। राजकुमारी जोधा बहुत ही बुद्धिमान थी और राजकाज में राजा को महत्वपूर्ण सुझाव दिया करती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक पालतू तोता था जो असाधारण रूप से चतुर था और मनुष्यों की तरह बातें करता था। एक दिन उस तोते ने जोधा को सुझाव दिया कि वह अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाए। राजा को कभी भी किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति आए तो पहले उस भोजन की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। तोते ने कहा, मुझे इस महल में षड्यंत्र की बू आ रही है, इसलिए महारानी आपको भी सचेत रहना होगा। जोधा जानती थी कि राजा इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वे किसी का भी दिया हुआ भोजन खाने से परहेज नहीं करते थे। तब उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, मैं एक महात्मा के कहे अनुसार एक विशेष व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत के नियमों के अनुसार आपको अगले 5 महीने तक मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही खाना होगा। यदि आपने किसी और के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण किया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा और फिर हमें दोबारा 5 माह तक यह व्रत करना होगा। यह उपाय भी रानी को तोते ने ही बताया था। रानी के इस सुझाव को राजा तिलक वर्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह रानी अक्सर अपने पति को समझाती रहती कि बिना जांच किए कहीं भी भोजन ना करें। समय बीतता गया और दोनों के विवाह को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी संतान नहीं हुई थी। यह देखकर मंत्री सूरजमल चिंतित हुआ और उसने राजा से कहा, महाराज, विवाह के 1-2 वर्षों के भीतर संतान हो जानी चाहिए, लेकिन अब पूरे 4 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी मानिए तो पालवास के प्रसिद्ध वैद्य से परामर्श लीजिए। वे निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय बताएंगे जिससे रानी को संतान प्राप्त हो सके। फिर मंत्री ने एक समस्या बताई। वैद्य जानकी प्रसाद अत्यंत वृद्ध है और कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए रानी को ही वहां जाना होगा, क्योंकि अपनी समस्या को वह स्वयं ही ठीक से समझा सकती है। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रानी के तोते को आपके साथ भेज दूंगा। रानी अपनी समस्या तोते को बता देगी और तोता वही बात वैद्य को सुना देगा। इस तरह से समस्या का हल भी निकल जाएगा और रानी को जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मंत्री सूरजमल ने उत्तर दिया, महाराज,
मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने में संकोच कर रहा था। अगले ही दिन मंत्री सूरजमल तोते को लेकर पालवास के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका पालवास जाने का कोई इरादा नहीं था। असल में पालवास में ऐसा कोई भी वैद्य नहीं रहता था। मंत्री तोते को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। तोते को यह देखकर संदेह हुआ कि मंत्री पालवास की दिशा छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहा है, जबकि उसे विपरीत दिशा में जाना चाहिए था। उसे महसूस हुआ कि मंत्री निश्चित रूप से कोई छल कर रहा है। शुरुआत में मंत्री ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया था, लेकिन अब उसने उसे कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। यह देखकर तोते ने कहा, मंत्री जी, क्या आप मुझे आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जंगल के फल खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिनों से मैंने जंगल के फल नहीं खाए। मुझे कुछ देर के लिए आज़ाद कर दें, मैं फल खाकर फिर आपके साथ चलूँगा। मंत्री क्रूरता से हंसते हुए बोला, तोते, आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने के लायक नहीं रहेगा। तू रानी का बहुत बड़ा रक्षक बनता है। तेरी चतुराई के कारण ही रानी इतनी सतर्क रहती है। तोते ने घबराते हुए कहा, मंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई चतुर नहीं हूँ, बल्कि आप सबसे अधिक चतुर हैं। मैं तो बस एक साधारण तोता हूँ, जो भी मुझे पालता है और भोजन देता है, मैं तो उसी के गुण गाता हूँ। यदि आप चाहें तो आज से मैं आपके साथ रहूँगा और सिर्फ आपके ही गुण गाऊँगा। आखिर मुझे कौन सा राजा बनना है जो मैं रानी का पक्ष लूँ? मंत्री ठहाका लगाकर बोला, अरे तोते, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी हुई है, फिर भी तू अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? मैंने अपने दुश्मनों के कुत्ते और बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा, फिर तुझे क्यों छोड़ूं? तुझे क्या पता कि राजा तिलक वर्मा के पिता की हत्या भी मैंने ही की थी। सारे जासूस और गुप्तचर इसे स्वाभाविक मृत्यु समझते रहे, पर असल में मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जिससे मुझ पर शक हो सके। मंत्री ने आगे कहा, अब मैं तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा, फिर रानी से जाकर कह दूंगा कि आपका तोता जंगल में किसी तोती से मिल गया और फिर दोनों उड़ गए। बस फिर क्या था, मैं तो देखता ही रह गया। तोते ने तुरंत मंत्री की बातों को भांपते हुए कहा, मंत्री जी, राजा और रानी के साथ आप जो भी करना चाहें वह करें, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस राज्य का राजा जीवित रहे या मर जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तोते ने आगे कहा, मुझे बस भोजन से मतलब है। यदि आप चाहें तो मैं रानी के पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जंगल से वापस महल नहीं लौटूंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते हुए देखूं। मंत्री कुछ सोचते हुए बोला, तू ठीक कहता है, मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री ने निर्दयता से तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वहां से आगे बढ़ गया। उसी समय जंगल में गोपाल नाम का ग्वाला अपनी गाय चरा रहा था। वह एक पेड़ पर चढ़कर यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसने न केवल मंत्री को तोते के साथ क्रूरता करते हुए देखा, बल्कि उनकी पूरी बातचीत भी सुन ली। यह पहला मौका था जब उसने किसी तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए सुना था। मंत्री के चले जाने के बाद गोपाल पेड़ से नीचे उतरा और उन झाड़ियों के पास पहुंचा जहां घायल अवस्था में पड़ा तोता तड़प रहा था। ग्वाले को अपने पास आता देख तोता कमजोर आवाज में बोला, भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे अधमरा कर दिया है। उसने मेरे पंख तोड़ डाले हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत ठीक हो सकता हूँ। इन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो।
इससे मेरे पंख फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ग्वाले ने संदेह से पूछा, मैं तेरी मदद क्यों करूं? तोते ने विनम्रता से कहा, तुम मुझे एक दयालु इंसान लगते हो। यदि तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हारी सेवा करूंगा। आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा और जो भी कहोगे वही करूंगा। ग्वाले ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो ठीक होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तोते की जान उस वक्त संकट में थी। वह किसी भी तरह पहले ठीक होना चाहता था। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर ग्वाले ने तुरंत झाड़ियों की पत्तियों का रस निकाला और तोते के टूटे हुए पंखों पर लगा दिया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही क्षणों में तोता पूरी तरह ठीक हो गया और उड़कर ग्वाले के पास आ गया। तोता खुशी से बोला, भैया, आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम मेरी एक बात मान लो। ग्वाले ने हैरानी से कहा, अरे, अभी तो एक क्षण भी नहीं हुआ और तुम मुझे आदेश देने लगे। तोते ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैं तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो मैं तुम्हें एक दिन राजा बना दूंगा। अभी तुमने देखा कि मेरी बताई हुई औषधि ने 1 मिनट के भीतर मेरे पंख ठीक कर दिए। इसी तरह मैं और भी कई चमत्कारी औषधियों के बारे में जानता हूँ जिनसे मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ। और शायद अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी, तो मालिक, मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। गोपाल सीधा साधा आदमी था। वह बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर? चलो, मैं तुम्हें अपना मालिक बना लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मालिक बनने में भी मेरी भलाई है। लेकिन देखना, भला करते करते कहीं तुम मेरा बुरा मत कर देना। तोते ने विनम्रता से कहा, भाई, आपने मेरी जान बचाई है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी भलाई करूं। ग्वाले ने कहा, अच्छा, तो बताओ कि मुझे अब क्या करना है? तोता बोला, भाई, हमें उस मंत्री का चुपचाप पीछा करना है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। गोपाल तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुँच चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री आखिर कहाँ जा रहा है। तभी तोते ने कहा, मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है। ग्वाले ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है? तोते ने जवाब दिया, भाई, यह सब बातें मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बता दूंगा। अभी तुम बस मंत्री का पीछा करते रहो। गोपाल समझ गया कि मंत्री बूढ़े वैद्य के पास जा रहा है, क्योंकि वह वैद्य जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जंगल के भीतर अपनी बेटी के साथ झोंपड़ी बनाकर रहता था। गोपाल भी कई बार उनके पास औषधि लेने जा चुका था। गांव के अधिकतर लोग वैद्य जी के पास ही दवा लेने आते थे, क्योंकि उनकी औषधियाँ जादू की तरह असर करती थी। मंत्री सीधा वैद्य की झोंपड़ी की ओर बढ़ गया। झोंपड़ी के बाहर छिपकर खड़ा गोपाल मंत्री और वैद्य की बातचीत सुनने लगा। उधर मंत्री वैद्य से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार वैद्य की बेटी रमा पर जा रही थी। रमा भी समझ चुकी थी कि मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री ने वैद्य से कहा, आप महारानी के लिए कोई ऐसी औषधि बना दीजिए कि वह सदा के लिए बांझ रह जाए और कभी भी संतान पैदा ना कर सके। वैद्य चौंक कर बोला, मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम तो लोगों का भला करना है। मैं किसी को गलत औषधि नहीं दे सकता। मंत्री ने धमकी भरे लहजे में कहा, देखो, जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी को अपनी रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की धमकी सुनकर डर गया। घबराहट में उसने एक औषधि तैयार कर मंत्री को दे दी और कहा, इस औषधि का हर हफ्ते सेवन कराना होगा।
3 महीने तक इसे लेने के बाद महारानी कभी माँ नहीं बन सकेगी। मंत्री ने खुशी खुशी वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। मुद्राएं देखकर वैद्य की आंखें चमक उठी। मंत्री के वहां जाते ही वैद्य अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं तो बेवजह उस मंत्री से डर रहा था। वह तो बड़ा ही भला आदमी निकला। अगर वह राजा बन गया तो मैं तेरा विवाह उसी से करवा दूंगा। रमा गुस्से से बोली, पिताजी, आप जानते हैं कि वह एक धूर्त व्यक्ति है। वह हमारे राजा और रानी के साथ छल कर रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैं किसी गरीब से विवाह कर लूंगी, लेकिन उस धूर्त मंत्री से कभी नहीं। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, राजा महाराजा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज है, कल नहीं। अगर कल को यह मंत्री राजा बन गया तो हमारे दिन बदल सकते हैं। उधर तोते ने देख लिया कि मंत्री राज दरबार की ओर लौट चुका है। वह तुरंत ग्वाले से बोला, भैया, जल्दी से मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। गोपाल और तोता तेजी से वैद्य की झोंपड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर तोते ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, आप राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। मैं उसी रानी का तोता हूँ जिसे आपने गलत औषधि दी है। अगर मैंने राजा से जाकर यह सब बता दिया तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। वैद्य ने सोचा, यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई। यह बोलता हुआ तोता और यह गोपाल कहाँ से आ गए। अगर मैंने मंत्री का साथ दिया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। वह घबरा कर कहने लगा, भाई तोते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब तुमने सारी घटना अपनी आंखों से देख ही ली है तो तुमने यह भी देखा होगा कि वह मंत्री मेरी बेटी को मोहरा बनाकर जबरदस्ती मुझसे दवा लेकर गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे बचा लो। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा अपराध राजद्रोह का है और तुम्हें फांसी की सजा मिलना तय है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। यदि वह इस मेरे मित्र ग्वाले से विवाह कर ले तो मैं तुम्हें बचाने का उपाय निकाल सकता हूँ। बल्कि मैं राजा से कहकर तुम्हें राजवैद्य भी बनवा सकता हूँ। वैद्य कुछ बोलता, इससे पहले ही उसकी बेटी रमा आगे बढ़ी और बोली, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी इसी समय इस ग्वाले से विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन पिताजी को यह वचन देना होगा कि वे रानी को अब गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि उस मंत्री को धोखे में रखकर वे रानी को संतान प्राप्ति की औषधि देंगे। वैद्य ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज नहीं तो कल मंत्री की साजिश सबके सामने आ ही जाएगी। उसके पापों का घड़ा अवश्य ही भर जाएगा। अब मैं रानी को ऐसी दवा दूंगा कि वह अवश्य ही संतान प्राप्त करेगी। उसी समय वैद्य ने अपनी बेटी रमा का विवाह ग्वाले से करवा दिया। ग्वाले ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, और यह सब उस तोते के कारण हुआ था। वह तोते और अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उधर मंत्री जब राज दरबार पहुंचा तो उसके साथ तोता नहीं था। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मेरा तोता कहाँ गया? मंत्री ने पहले से ही अपनी सफाई की योजना बना रखी थी। रानी के पूछने पर उसने कहा, महारानी जी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब वह मेरे साथ जा रहा था तो रास्ते में उसकी नज़र एक सुंदर तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया और उड़कर उसके पास चला गया। मैंने बहुत विनती की वह मेरे साथ राजदरबार लौट चले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मंत्री की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि मंत्री अवश्य कोई छल कर रहा है। मेरा तोता ऐसा क्यों करेगा? उसने सोचा। महल में उसे हर सुख सुविधा मिली हुई थी। कहीं ना कहीं यह मंत्री झूठ बोल रहा है। लेकिन राजा ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और बोले, छोड़ो उस तोते को, पहले यह बताओ कि क्या तुम औषधि लेकर आए? मंत्री ने शीशी निकालकर राजा को देते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं दवा लेकर आया हूँ।
लेकिन तभी राजा की लापरवाही के कारण वह शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और टूट गई। यह देखकर मंत्री को बहुत अफसोस हुआ। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। बड़ी मुश्किल से उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को बांझ बनाने की दवा मंगवाई थी, लेकिन राजा की लापरवाही से वह नष्ट हो गई। मंत्री को क्या पता था कि भगवान जिसका बुरा नहीं चाहते उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आज आप थक गए होंगे, पहले आराम कर लीजिए, लेकिन कल सुबह आप दोबारा से दवा लेने के लिए पालवास के वैद्य के पास जाइए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन मंत्री वापस जंगल में वैद्य के पास पहुंच गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ, कल ही तो मंत्री जी दवा लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गए? शायद यह मेरी बेटी के लिए आया होगा। भला हो उस तोते का जिसने मेरी बेटी का विवाह गवाले से करवा दिया। मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, कल की दवा तो उस बेकार मूर्ख राजा की वजह से गिरकर बेकार हो गई। यह सुनकर वैद्य मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आपने मुझे एक बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी, मगर इस दुष्ट मंत्री ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया था, लेकिन आपने मेरी रक्षा कर ली। फिर वैद्य मंत्री से कहने लगा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूँ। इस बार वैद्य ने मंत्री को संतान प्राप्ति की अचूक औषधि दे दी और कहा, मंत्री जी, यह दवा पूरे 2 महीने की है। अब आप बार बार जंगल में आने का कष्ट ना करें, इसे ले जाइए और रानी को देते रहिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। इसी बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं नहीं दिखी। मंत्री से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, वैद्य जी, आपकी बेटी कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। वैद्य बोला, मंत्री जी, दरअसल मैंने अपनी बेटी का विवाह है बचपन में ही कर दिया था और कल ही उसका पति उसे विदा करवा कर ले गया। क्योंकि वह सयानी हो गई थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। मंत्री बोला, अरे वैद्य जी, अभी तो आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी, यह आपने ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर दरबार लौट आया। अब की बार राजा ने कोई गलती नहीं की। बड़ी सावधानी से उसने दवा लेकर रानी को दे दी। अब राजा रोज अपने हाथों से ही रानी को औषधि पिलाने लगा। वैसे तो रानी यह दवा पीना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का मन रखने के लिए वह दवा लेने लगी। 1 महीने के बाद रानी को महसूस हुआ कि वह गर्भवती हो गई है। उसने यह खुशखबरी राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले यह खबर मंत्री सूरजमल को सुनानी चाहिए। उसने मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी लाई हुई दवा की वजह से मैं अब पिता बनने वाला हूँ। आपने वह कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा मंत्री नहीं कर सका। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आपको इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने उसी वक्त मंत्री को 5000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे दी और कहा, मंत्री जी, इस इनाम का हकदार तो वे वैद्य भी है जिसकी दवा की वजह से रानी गर्भवती हुई है, इसलिए उसे भी मेरी ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। यह सुनकर मंत्री के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। वह तो रानी को बांझ बनाने के लिए निकला था और अब रानी गर्भवती हो चुकी थी। यह खबर उसके लिए मनहूस थी, लेकिन राजा के सामने वह बनावटी खुशी जाहिर करने लगा। अंदर ही अंदर उसके दिल में आग धधक रही थी। अब वह वैद्य को मारने का निर्णय कर चुका था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं इसी समय यह शुभ समाचार वैद्य जी को देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप जा सकते हैं। मंत्री के हाथ में तलवार थी। वह जंगल की ओर चल पड़ा। मंत्री को जाता देख तोते ने गवाले से कहा, भाई, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। वह दुष्ट मंत्री उन्हें मार डालेगा, तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए।
गवाले ने कहा, अरे भाई, मैं भला उस मंत्री का सामने कैसे कर सकता हूँ? उसके हाथ में तलवार है और वह क्रोध में जल रहा है। तोते ने कहा, जब अपने परिवार पर संकट आए तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। गवाले ने साहस उठाया और मंत्री के पीछे चल पड़ा। जैसे ही मंत्री वैद्य के पास पहुंचा, उसने गुस्से में वैद्य से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझसे रानी को बांझ करने की दवा देने को कहा था, लेकिन तूने उसे संतान प्राप्ति की दवा दे दी। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तोते ने गवाले को इशारा किया। गवाले ने बिना समय गवाए पूरी ताकत से अपनी लाठी मंत्री के पैर पर दे मारी। अचानक हुए इस हमले से मंत्री संतुलन खो बैठा। उसे इस आक्रमण की कोई भनक नहीं थी, ना ही उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झटके से उसकी तलवार दूर जा गिरी और वह खुद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गवाले ने मंत्री की जमकर पिटाई की। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। गवाले ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम दोबारा इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मंत्री किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और सीधा दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचते उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके दिए हुए 5000 स्वर्ण मुद्राएं वैद्य को देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक लुटेरा मिला जिसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझसे वह थैली छीन ली और साथ ही मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं और लाकर उसे नहीं दी तो वह मुझे जान से मार डालेगा। महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। उस लुटेरे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, ऐसा ही होगा। मैं उस दुष्ट लुटेरे को फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिकों ने लुटेरे को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। गवाले ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और सैनिकों को आदेश दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसी समय रानी जोधा, जो दरबार में उपस्थित थी, आगे बढ़ी और बोली, महाराज, कुछ समय के लिए रुक जाइए। जब तक हमारी संतान का जन्म नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह का अशुभ कार्य ना करें। किसी को भी फांसी की सजा मत दीजिए। इस गवाले की सजा पर तब तक रोक लगा दीजिए जब तक हमारा पुत्र जन्म नहीं ले लेता। राजा ने रानी की बात मान ली और गवाले को कारागार में डाल दिया। उधर मंत्री सूरजमल मन ही मन सोचने लगा, यह गोपाल 7-8 महीने के लिए तो बच गया, लेकिन अंततः इसकी फांसी अवश्य होगी। अगले ही दिन तोता उड़कर रानी के पास पहुंचा। उससे उम्मीद थी कि रानी उसकी बात सुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी तोते को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुई। जैसे ही तोता मंत्री की शिकायत करने लगा, रानी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। क्रोधित स्वर में रानी बोली, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुननी। तुम इसी समय यहाँ से लौट जाओ अपनी तोती के पास। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था और तुमने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी, और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो उसी की लाई औषधि के कारण मैं गर्भवती हूँ। तोता समझ गया कि इस समय रानी उसकी बात नहीं सुनेगी। वह चुपचाप वहाँ से उड़कर गवाले की पत्नी के पास गया और उसे सांत्वना देते हुए बोला, इस समय हमारे ऊपर विपत्ति का साया है। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इस तरह 7-8 महीने बीत गए। फिर एक दिन रानी जोधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई, परंतु मंत्री सूरजमल के मन में जलन की आग भड़क उठी। अब तो वह उस नन्हे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वह जब चाहता अपनी मनमानी कर सकता था। मंत्री ने राजकुमार की हत्या करवाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। उसने एक सपेरे को बुलाया
और उससे कहा कि वह जहरीले सांप की मदद से राजकुमार की हत्या कर दे। परंतु मंत्री को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तोता अब भी उस पर नजर रख रहा था। वह हर समय मंत्री का पीछा करता और महल के आसपास के पेड़ों पर बैठा रहता। दूसरी ओर मंत्री पूरी तरह निश्चय था। उसे विश्वास था कि वह तोता जंगल में तड़प तड़प कर मर चुका होगा, परंतु उसकी यही भूल उसके विनाश का कारण बनने वाली थी, क्योंकि तोते ने मंत्री और सपेरे के बीच हुई पूरी बातचीत सुन ली थी। एक बार फिर तोता रानी के पास गया और बोला, राजकुमार की रक्षा कीजिए। मैंने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुनी है। वे आपके बेटे की हत्या की योजना बना रहे हैं। लेकिन रानी ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा तोते, मैं मंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहाँ आया तो सचमुच मैं तुझे मरवा दूंगी। आइंदा मेरे पास कभी मत आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने जहर मत उगलना। तोते ने देखा कि रानी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। वह समझ गया कि रानी इस समय उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। तब उसने राजा तिलक वर्मा की माँ के पास जाने का निश्चय किया। राजमाता को पहले से ही संदेह था कि मंत्री ने षड्यंत्र करके उनके सौरगीय पति की हत्या करवाई थी। जब तोता राजमाता के पास पहुंचा तो वह उसकी बात ध्यान से सुनने को तैयार हो गई। तोते ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा, कल रात मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कक्ष में जाएगा। वहाँ सपेरा एक जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। सांप राजकुमार को डस लेगा और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप चाहे तो अपने पोते की जान बचा सकती है। राजमाता को तोते की बात समझ में आ गई। अगले दिन रात के समय वह राजा के पास गई और बोली, बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है और उन्हें कहाँ ले जाना चाहती है, लेकिन फिर भी वह उनकी बात मानकर उनके साथ चल दिया। राजमाता राजा को लेकर महल के एक गुप्त दरवाजे के पीछे छुप गई। वहाँ से वे दोनों चुपचाप खड़े होकर घटनाक्रम देखने लगे। कुछ ही देर बाद राजा ने देखा कि उसका मंत्री सूरजमल एक सपेरे को लेकर महल में दाखिल हुआ। वह दबे पांव सबसे छुपते छुपाते रानी के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। राजा ने देखा कि सपेरे ने एक जहरीला सांप निकाला और उसे रानी के कक्ष में छोड़ दिया। इसके बाद मंत्री और सपेरा जल्दी से वहां से भागने लगे। यह देखकर राजा तुरंत दौड़ पड़ा। उसने मंत्री को पकड़ लिया और जोर से पहरेदार को आवाज लगाई, सभी सैनिकों को तुरंत यहाँ बुलाओ। पल भर में ही सैनिक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मंत्री और सपेरे को पकड़ लिया। मंत्री और सपेरे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रानी घबराकर चिल्लाने लगी, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। यह सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह क्या हो गया और अब नन्हे राजकुमार को कैसे बचाया जाए। उसी समय तोता उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और रानी के पास जाकर बोला, महारानी आप घबराइए मत, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मुझे इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने वैद्यराज को महल के बगीचे में पहले से ही छुपा रखा है। यह कहते ही तोता तुरंत बगीचे की ओर उड़ा और वैद्यराज को लेकर रानी के पास आ गया। वैद्य ने आते ही राजकुमार की जांच की और उसे एक विशेष औषधि पिला दी। फिर आश्वस्त होकर बोले, अब निश्चिंत रहिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। तोते ने रानी से कहा, इन्हीं वैद्यराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद तोते ने राजा और रानी को पूरी घटना की सच्चाई बता दी। उसने मंत्री के सभी षड्यंत्र उजागर कर दिए और यह भी बताया कि गोपाल पूरी तरह निर्दोष है। साथ ही उसने यह राज भी खोल दिया कि वैद्य के लिए दिए गए 5000 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री ने अपने घर में छुपा रखी है। तोते ने आगे कहा, आपके पिता की हत्या का असली अपराधी भी यही मंत्री है।
अब मंत्री पकड़ा जा चुका था। उसके सभी अपराध राजा के सामने उजागर हो गए थे। राजा ने तुरंत निर्णय लेते हुए आदेश दिया, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके बाद राजा ने तोते से कहा, बताओ तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ। तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज पहले तो आप निर्दोष ग्वाले को कारागार से मुक्त करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में मंत्री नियुक्त कर दीजिए। साथ ही हमारे वैद्यराज को राजवैद्य का पद प्रदान कर दीजिए। राजा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तोते की सहायता से राजा तिलक वर्मा ने न केवल अपने पुत्र को बचाया बल्कि अपने राज्य को एक बड़े षड्यंत्र से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य किया और अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि बुद्धिमानी और निष्ठा से बड़ी साजिश को भी नाकाम किया जा सकता है। एक बोलने वाला तोता और एक साधारण ग्वाला दोनों ने मिलकर न सिर्फ सच्चाई का साथ दिया बल्कि पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। यही जीवन का असली संदेश है, सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।